Hello everyone, welcome to economics class. Dear students, today we are going to discuss a very important topic of utility analysis, that is consumers equilibrium. Dear students, consumers equilibrium is a situation when the consumer wants to get maximum satisfaction. In fact, consumers equilibrium can be studied in two concepts. One is in case of a single commodity or in case of two or more than two commodities. Today we will discuss just about the single commodity. Let's start the topic. What is consumers equilibrium? Consumers equilibrium refers to a situation when a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. Dear students, what you are to keep in your mind that in consumers equilibrium, income is constant, means there is no change in income. बच्चे, हम लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम सामान खरीदते हैं. जब हम सामान खरीदते हैं एज अ कंज्यूमर, तो हमारी सबसे बड़ा मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम पैसे देने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमें मिल जाए. और जब हमारा डील फाइनल हो जाती है, मान लो कि मैं एक आइसक्रीम मार्केट में लेने गई, मेरे पास 100 रुपीज़ थे, दिस इज़ माई गिवन इनकम, और आइसक्रीम वो 25 रुपीज़ ईच दे रहा था. मतलब मुझे 4 आइसक्रीम मिल रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे 5 आइसक्रीम मिले. मैंने उसके साथ बार्गेनिंग की और वो मुझे 100 रुपीज़ में 5 आइसक्रीम देने को तैयार हो गया. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू गेट. मैं चाहती थी कि मुझे 5 आइसक्रीम्स मिलें, मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल था 5 आइसक्रीम्स का. और जब उसे मुझे देने को वो तैयार हो गया, तो मैं अब किसी तरह का चेंजिंग टेंडेंसी नहीं चाहती, मेरी कोई चेंजिंग टेंडेंसी नहीं है. आई एम रेडी टू परचेज द 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम. दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. नाउ move to the next topic. What are the assumptions relating to consumers equilibrium? The very first, consumer is assumed to be rational, means the consumer must be able to distinguish between the right and the wrong. उसको ये बात पता होनी चाहिए, वो ये बात समझ सके कि मुझे maximum satisfaction कहाँ मिलेगा. Secondly, cardinal utility. Cardinal utility means the utility can be measured in cardinal numbers. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था कि यूटिलिटी एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. दैट इज़ यूटिलिटी derived from the commodities must be measurable in numbers like 1, 2, 3, 4, etc. and the measuring unit of utility is utils. Then independent utility. एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी या एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी दूसरे यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी इंडिपेंडेंट. देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. MUM is assumed to be constant. Now we will discuss marginal utility of money in detail. This is कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अभी आ जाएगा इन द फॉलोइंग स्लाइड्स. देयर विल बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस और सिंगल कमोडिटी केस. Keep in your mind that purchase of a commodity depends on 3 factors. The very first, price of the commodity. Secondly, marginal and total utility of the commodity. एंड थर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. देखो बच्चे, हम जब बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में हम कुछ खरीदने जाते हैं, तो जो कमोडिटी हम खरीदने जा रहे हैं, क्या हम उसके कितने यूनिट्स खरीदेंगे, ये डिपेंड करेगा उस कमोडिटी का प्राइस कितना है. सेकेंडली, वो कमोडिटी हमारे लिए यूज़फुल कितनी है. जैसे मैं अभी बात करूं कि मुझे एक ऑनलाइन मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आई. 6500 की वो ड्रेस है. तो मैंने अभी तक उसको ख़रीदा नहीं है. इसका रीज़न क्या है? इसका पहला रीज़न उसका प्राइस, इट्स टू एक्सपेंसिव.
दूसरा रीज़न कि मुझे उसकी यूटिलिटी कितनी है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मैं ड्रेस लेके क्या करूँगी, मतलब मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम है। तीसरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ अ रुपी, मैं उस पैसे को और कहाँ यूज़ कर सकती हूँ। तो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा एक कमोडिटी का परचेज। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी, मीन्स 1 रुपये से एक कंज्यूमर क्या क्या सामान खरीद सकता है, एक पूरी बास्केट, एक बंडल ऑफ गुड्स वो जो खरीद सकता है, उससे उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर हम बात करें, विथ 1 रुपी अ कंज्यूमर कैन परचेज अ बंडल और अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स like 1 kg of sugar, 500 grams of rice and 500 grams of salt। ये 3 चीज़ें वो 1 रुपये से खरीद सकता है और इससे उसको 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मतलब 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी उसको मिल रही है। तो इस बास्केट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है 10 यूटिल्स। ये बास्केट ऑफ गुड्स उसने खरीदा था 1 रुपी में, दैट्स वाई द वर्थ ऑफ रुपी, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इज़ 10 यूटिल्स। ये एक मेजरिंग रॉड की फॉर्म में काम करता है। और हम यूटिलिटी एनालिसिस में, जो यूटिलिटी एनालिसिस है, मार्शल अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मार्शल अप्रोच है या यूटिलिटी अप्रोच है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ assumed to be constant. This is very important point. It is assumed to be constant because it is just a measuring rod for a rupee worth of satisfaction। सिर्फ इसको मेजरमेंट के फॉर्म में रखा गया, अदरवाइज इसको हम वेरी नहीं करते। सो आपके पास 3 फैक्टर्स हैं जिस पर एक कंज्यूमर के परचेजर डिपेंड करेंगे। वेरी फर्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंडली, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, वो कमोडिटी किसी कंज्यूमर की वॉन्ट्स को कितना सेटिस्फाई कर सकती है। एंड थर्ड इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इट इज़ एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इट इज़ एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। क्लियर बेटा? नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट the consumer's equilibrium or the essential condition. Again a very important topic. This is essential condition of consumer's equilibrium. The important condition is that MUX by PX is equal to MUM, means utility gained is equal to utility expected। utility gained जो उसको utility मिल रही है, marginal utility of money जो वो expect कर रहा है। जब जितनी उसको मिल रही है, जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी यूटिलिटी उसको मिल रही है, तो वो उतने यूनिट्स खरीद लेगा। अभी मैंने आपको 6500 रुपीज़ के ड्रेस की बात की, मुझे जो यूटिलिटी उससे मिल रही थी और जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो दोनों अगर बराबर हो जाती हैं, आई विल डेफिनेटली परचेज दिस। अगर वो बराबर नहीं हो रही तो मैं उसको परचेज़ नहीं करूँगी। हम यहाँ पर एक ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम इसमें जो हमारा टॉपिक है वो हम कमोडिटीज़ के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि एक कंज्यूमर कितने यूनिट्स खरीदे कि वो वहाँ रुक जाए। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसका फाइनल एक्सपेंडिचर जो उसने कर दिया, इसमें वो बढ़ाना नहीं चाहता, इसमें कम करना नहीं चाहता। मतलब ही डज नॉट वॉन्ट टू परचेज लेस यूनिट्स देन द इक्विलिब्रियम लेवल, ही डज नॉट वॉन्ट टू परचेज मोर यूनिट्स देन द इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल से कम भी नहीं खरीदना चाहता, ज़्यादा भी नहीं खरीदना चाहता। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन ही परचेजेस मैक्सिमम यूनिट। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जेब में पैसे बचा कर रखे और फिर ये सोचे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, नहीं मिलेगा। उसको पैसे खर्चने पड़ेंगे तभी उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। सो आपको यहाँ पर क्या रखनी है, इसेंशियल कंडीशन कौन सी है बच्चे? MUX by PX is equal to MUM, that is utility gained is equal to utility expected। Now we will explain this condition with the help of an illustration. This is the illustration. This illustration shows units of commodity X 1 2 3 4 5 6, MUX, this is marginal utility,
derived from commodity X. Dear students, always keep in your mind that law of diminishing marginal utility is applicable. तो जब अभी हमने ये जो टॉपिक किया था इसेंशियल कंडीशंस का, यहाँ मैंने इसेंशियल कंडीशन लिखा है, आपके पास इसेंशियल कंडीशंस भी आ सकता है. अगर इसेंशियल कंडीशंस आता तो पहली कंडीशन आपकी क्या बनती, MUX by PX is equal to MUM, and second condition will be application of law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility is a universal law. This law states that as a consumer consumes more and more standard units of a commodity, marginal utility derived from every successive unit must decline. So ये जो हमारी अप्रोच चल रही है ये दो कंडीशंस पर बेस्ड है. पहला MUX by PX is equal to MUM, and number 2 application of law of diminishing marginal utility. Now in this very table, marginal utility of X derived from each successive unit is continuously decreasing. ये हम पढ़कर आए हैं कि MUX हर सक्सेसिव यूनिट के साथ साथ डिक्रीज होती है, और हमारे इस क्वेश्चन में भी मार्जिनल यूटिलिटी derived from commodity X is continuously decreasing. Price of commodity X remains constant for all units. It is also assumed to be constant. Then marginal utility of money, it is assumed to be constant and it is let it be 2. तो हम और भी कर सकते थे, हम ये भी लिख सकते हैं कि this illustration is based on two assumptions. Number 1, price of the commodity X is 4 and marginal utility of money is 2. मतलब आपका ये जो illustration है it is based on two assumptions. Number 1, price of the commodity is rupees 4 and marginal utility of money is 2 utils. Now, as we have studied that the essential condition is MUX by PX is equal to MUM. So from MUX and PX, we will first calculate the ratio between MUX and PX. MUX 20, PX 4, so this is 5. Clear beta? I think this is very much clear. 18 by 4, this is 4.5. 16 by 4, 4, and so on. Now, as we have studied that MUX by PX is equal to MUM when at the point of equilibrium. So, at the MUX by PX is equal to MUM, this is corresponding to 4 units of commodity X. Therefore, the consumer will strike equilibrium when he purchases 4 units of commodity X. Got it, beta? Now, yes, before 4 units of commodity X, that is for first unit, second unit and third unit, MUX by PX is greater than MUM. Means what he is actually getting is more than what he is expecting. वो चाह रहा था 2 utils के बराबर, मिल रही है उसको 5, 4.5, 4. He will keep on purchasing the commodity till MUX by PX become equal to MUM. जब बराबर हो जाएगा तो वो रुक जाएगा. फर्स्ट पर वो नहीं रुकेगा, सेकंड पर भी नहीं रुकेगा, थर्ड पर भी नहीं रुकेगा और फोर्थ पर वो रुक जाएगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर ही विल कंटिन्यू टू परचेज मोर बिकॉज in this situation what he is actually getting is more than what he is expecting. That's why he will keep on purchasing units of commodity X. Now when he purchases fourth unit, MUX by PX is equal to MUM. That is what he is actually getting will be equal to what he is expecting. Now after fourth unit of output, that is for fifth and sixth unit, MUX by PX is less than MUM. Means what he is actually getting is less than what he is expecting. जितना उसको मिल रहा है, जितना वो चाहता था उससे कम मिल रहा है, इसलिए वो 5 और 6 यूनिट्स को नहीं खरीदेगा. He will stop purchasing after
4 units of output. That's why the consumer will be in equilibrium when he purchases 4 units of commodity X. Got it, beta? So this is about the explanation of the table. Dear students, keep in your mind that the essential condition is MUX by PX is equal to MUM. And if MUX by PX is greater than MUM or MUX by PX is less than MUM, these are the situations of violation of the essential condition. If this condition holds good, it means the consumer is in equilibrium. But if this condition is not is violated, it means the consumer is not in equilibrium. Suppose if MUX by PX is greater than MUM, recall MUX by PX means what he is actually getting, MUM means what he is expecting. If what he is actually getting is more than his expectation, the consumer will carry on the purchases. उसको ये लग रहा है कि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, वो उसको ज़्यादा खरीदता जाएगा. देखो बेटे, हम मार्केट में जाते हैं. सपोज़ करिए कि मैं टमाटोज़ लेने गई. मुझे पता आजकल टमाटर का रेट 60 से 65 रुपये पर केजी चल रहा है. मैं घर से सोच के गई कि आई विल परचेज़ 1 kg. अब मैं मार्केट पहुंची तो टमाटर मुझे 40 रुपीज़ मिल रहे हैं. मीन्स मैं जो देना चाह रही थी या जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे मुझे ज़्यादा मिल रहा है. इसका मतलब मैं ज़्यादा यूनिट्स खरीदूँगी. लेकिन अगर मैं सोच के गई थी कि मैं 60 रुपीज़ में 1 किलो ख़रीद कर लाऊँगी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि रेट जो है वो 90 रुपीज़ है. अब मैं क्या करूँगी? कम खरीदूँगी. बिकॉज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ मोर देन व्हाट आई एम एक्चुअली गेटिंग. मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी लेकिन मुझे मिल कम रहा है. ऐसे सिचुएशन में आई विल परचेज़ लेस यूनिट्स. अगर 4 पर आकर मुझे रुक जाना है, 4 तक मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है, इससे मैं ज़्यादा खरीदूँगी. 4 के बाद मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है, इसलिए मैं 4 के बाद बिल्कुल नहीं खरीदूँगी. आई विल स्टॉप परचेजिंग units of good X after 4 units. So this is about the explanation of the table. Now move to the next topic. This is explanation through a diagram. अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो बेटा. This diagram is based on the assumption that MUM, that is marginal utility of money, is equal to 1. हमारी कंडीशन क्या थी? MUX by PX is equal to 1. 1 कहाँ से आया? MUM के बराबर था. MUM 1 है तो ये हमारा 1 हो गया. इसको हम और क्या लिख सकते हैं? MUX is equal to PX. सो जो डायग्राम हमारा है ये इस अजम्पशन पर बेस है. ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट इज़ MUX is equal to PX. अब फिर से अपने डायग्राम में देखिए. प्राइस इज टेकन ऑन y एक्सिस and quantity is taken on x axis. ठीक है बेटा. Price is taken on y axis, this is y axis, and quantity is taken on x axis. Now as we have already studied, price of the commodity is constant. हमने अपनी टेबल में पढ़ा था, it is ₹4. हम डायग्राम में ले रहे हैं, it is OP1. So price of the commodity is OP1. Now this is OQ1 level. अब OQ1 लेवल पर आप देखिए, when the consumer purchases OQ1 level of output, then this is the situation of E point. E means the equilibrium level. अब यहाँ ध्यान से समझो. आपको पता है कि marginal utility of money, जो marginal utility derived from the commodity X continue to fall. That's why marginal utility curve is a downward sloping curve. नीचे की तरफ जाएगा, ये downward sloping curve है. अब OQ1 लेवल से पहले क्या था? OQ1 लेवल से पहले क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी और प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी कम था. मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था, इसलिए कंज्यूमर ज़्यादा पे करने को तैयार था. मीन्स द कंज्यूमर वॉज रेडी टू पे मोर फॉर
द यूनिट ऑफ कमोडिटी बिफोर OQ1 लेवल। प्राइस उसको पे करना पड़ रहा था OP1, लेकिन वो इससे कहीं ज़्यादा पे करने को तैयार था। यहाँ जब उसके पास 0 यूनिट था, वो इतना प्राइस देने को तैयार था, पे उसको OP1 ही करना पड़ रहा था। अगर मैं OQ के बारे में बात करूँ, द कंज्यूमर वॉज रेडी टू पे OP2, क्लियर, लेकिन उसको पे कितना करना पड़ा, OP1। इसी तरह से कंज्यूमर का जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो पहले के कंपैरेटिवली कम पे करने को तैयार हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा, एज अ कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, हिज satisfaction or marginal utility derived from every successive unit continue to fall। तो धीरे धीरे वो पहले के कंपैरेटिवली कम पे करना चाह रहा है। अब यहाँ से हमने एक पॉइंट निकाला, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस रेफर्स टू द अमाउंट that the consumer is ready to pay and the consumer has actually to pay, the difference between what he is willing to pay and what he actually pays। जितना वो देना चाहता था और जितना उसको देना पड़ा, इसके डिफरेंस को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सपोज करिए आजकल येलो कलर की शर्ट्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा ट्रेंड में हैं। सपोज करिए तो मैं मार्केट में लेने गई और मुझे येलो कलर की शर्ट इतनी पसंद है कि मुझे सपने में भी येलो कलर की शर्ट दिख रही थी और मैं उसके लिए 1000 रुपीज़ पे करने को तैयार थी। मैं मार्केट में पहुंची और मुझे 800 रुपये में वही शर्ट मिल गई। आई वॉज रेडी टू पे ₹1000 और मुझे पे करने पड़े 800। सो व्हाट इज़ द कंज्यूमर सरप्लस? दिस इज़ 200। जब तक कंज्यूमर का सरप्लस उसको मिलता रहेगा, कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू परचेज। लेकिन जैसे ही उसका सरप्लस ज़ीरो हो जाएगा, वो और परचेज नहीं करेगा। अगर मैं OQ1 यूनिट पर देखूं, आई वॉज रेडी टू पे OP1 प्राइस लेवल एंड मुझे एक्चुअल में भी कितना ही पे करना पड़ रहा है, OP1। सो आपको ध्यान क्या रखना है, कंज्यूमर सरप्लस विल बी ज़ीरो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो कीप इन योर माइंड दिस इज रुपीज़। सो कीप इन योर माइंड this is rupees beta, price is measured in rupees, so keep in your mind at equilibrium price consumer surplus is 0 and further the condition that is MUX is equal to PX। MUX क्या आ रहा है, इतना, और PX क्या है, ये। सो इक्विलिब्रियम लेवल पर कंज्यूमर सरप्लस भी हमारा ज़ीरो है और ये बेसिक कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ MUX is equal to PX। सो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, एट OQ1 लेवल द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम और एट पॉइंट E, that is when the consumer purchases OQ units of commodity X, he will be in equilibrium because here the consumer surplus is 0, that is what he is willing to pay and what he actually pays are exactly equal। Move to the next। This is the explanation of this diagram. This is the explanation of this diagram. You can read this explanation. Then this is about the violation. Before OQ1 units of the commodity, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि OQ1 यूनिट से पहले कंज्यूमर को सरप्लस मिल रहा है और जब तक उसको सरप्लस मिलता रहेगा वो और ज़्यादा यूनिट्स को परचेज करेगा। लेकिन OQ1 के बाद कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिल रहा, उसको नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि वो कम पे करना चाह रहा था। क्यों कम पे करना चाह रहा था? क्योंकि धीरे धीरे उसका यूटिलिटी कम होती जा रही है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जा रहा है। अब वो कम पे करने को तैयार है। अगर वो कम पे करने को तैयार है, देना ज़्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव हो रहा है। तो ना तो अगर कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव है तो ही विल कंटिन्यू टू परचेज, अगर कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव है ही विल रिड्यूस द परचेजेस, और अगर कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो है ही विल स्टॉप परचेजिंग मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। बस वो वहीं रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा इट मीन्स दिस इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज़ अबाउट द असाइनमेंट्स। बच्चे, यू आर टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस।
in your fair notebook. In this very topic, question number 4 is very, very important. Particularly the second portion, that is what happens when this condition gets violated. Condition क्या है? MUX by PX is equal to MUM. Violation में क्या आ जाएगा? MUX by PX is greater than MUM और MUX by PX is less than MUM. अब आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. क्लियर बेटा? So do your work properly. Do your assignments in your fair notebook. Goodbye, dear students. Stay home, stay safe. Goodbye.